let's talk about IELTS speaking. IELTS speaking consists of three parts. So we'll talk about part 1. Part 1 including part 2, part 3. All of these parts, they actually evaluate one thing, that is your communication skills. So can you communicate effectively in English or not? ठीक है, कि आप इंग्लिश में किस हद तक अपने जो भी सोच है उसको क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. So now there are some specific things that you must learn about your speaking paper. You must know that your speaking paper may be in person or on video link as well. ठीक है. इसका जो speaking part 1 है उसको हम ये देखते हैं. Number 1 is there is a brief pre-test introduction. So keep in mind that they would ask about your name, they can ask about your accommodation, they can ask about your passport and all that. During this, the examiner will introduce themselves, confirm your identity and check who you are. Okay, so let's see, because everyone has butterflies when you start the test. जब बेटे आप टेस्ट शुरू करेंगे तो हर बंदा किसी ना किसी लेवल पे थोड़ा सा डर रहा होता है. So the best thing for you people is that there is no mark for this pre-test introduction. ठीक है. शुरू वाले जो सवाल है ना, आप सलाम दुआ वाले, इसका कोई नंबर नहीं है. So this is the best chance to hold your nerves. So you can talk to them. You can, even if you are feeling nervous, हो सकता है कि बताने में कोई बात अगर कुछ होगी तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी. क्यों? The question asked in this pre-test phase are not marked. इसके बेटे मार्क्स नहीं होते. ठीक है. तो इसलिए आपने इस बारे में परेशान नहीं होना. ठीक है. लेकिन इसका क्या मतलब है, फिर सारे सवालों के जवाब हम गलत दे दें? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है, it is your first chance to make a good impression. Keep one thing in mind, that IELTS speaking marking is manual, is in person. The person who is taking your test would give you band scores. तो अगर वो बंदा impress होगा एग्जामिनर, तभी आपको band score मिलेंगे ना. तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Suppose if you are struggling at the start, अगर आपको स्टार्ट में ही क्वेश्चन के आंसर्स बेटा नहीं आ रहे, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि आपके फिर बैंड स्कोर कम हो सकते हैं. लिहाजा ये आप सबके लिए बेस्ट चांस है कि अपने नर्व्स को आप कंट्रोल करें. कोई कन्फ्यूजन है, कोई टेंशन है, कोई गलती से कोई लफ्ज़ इधर उधर कहा गया है तो इसमें परेशान आपने नहीं होना. ठीक है. और आप कोशिश करें नेचुरल रहें, स्माइलिंग फेस के साथ जो है वो उनसे मिलने की कोशिश करें, और कोशिश करें ये तासरात हों कि आप कंफ्यूज नहीं हैं. ठीक है. बॉडी लैंग्वेज भी बहुत काउंट करती है कि आप किस तरह से बैठे हुए हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप वीडियो लिंक पे है तो तब भी वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं. सामने बैठे हुए हैं तो तब भी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे. ठीक है. तो कोशिश करें आप अच्छे अंदाज में इसको देख सकें. ठीक है. अब बढ़ते हैं भाई असल मार्किंग क्राइटेरिया की तरफ. आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए जब आप IELTS के हवाले से इन फैक्टर्स को देखते हैं, तो आपने किन चीज़ों को बेटे फोकस करने की कोशिश करनी है. पहली बात आप ये याद रखें, IELTS स्पीकिंग पार्ट 1 लास्ट फॉर 4 to 5 मिनट्स. ये तकरीबन 4 से 5 मिनट का आपका पहला पार्ट होगा. कंटेंट, यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ एंड योर लाइफ. So this should make your life easier. This is the easiest thing. They are not talking about science. They are not asking about mathematics. They are not talking about philosophy. वो किसकी बात कर रहे हैं भाई? आपकी बात कर रहे हैं ना, आपकी ज़िंदगी के बारे में. तो आप जो चाहें, इसमें मज़े की बात क्या है, आप जो चाहें बेटे कह सकते हैं. तो ज़्यादातर वो किन के बारे में सवाल पूछते हैं? आपको बेटा और कुछ याद हो ना हो, यू मस्ट फोकस ऑन दी स्पेसिफिक टॉपिक्स. ये वाले टॉपिक्स तो आपको आने चाहिए. क्या? योर होम, योर फैमिली, योर वर्क और स्टडी, योर होम टाउन, योर लाइक्स और डिसलाइक्स एंड योर इंटरेस्ट्स. यानी इनके बारे में तो आप कम से कम 3 से 5 लाइनें अपनी तैयार रखें. ठीक है. एंड यू शुड प्रैक्टिस दैट एज वेल. अब इनको हमने जवाब देते हुए क्या आपने ये याद रखने की कोशिश करनी है. देखें, उन्होंने पेपर का स्टार्ट किया ऐसे सवालों से जिनका कोई नंबर ही नहीं है. ये भी आपके पास चांस है, आप ज़रा थोड़ा सा नर्वस ना हो, टेंशन ना लें. दूसरा, जब क्वेश्चन शुरू किए हैं तो कोई मुश्किल सवाल नहीं किए.
बल्कि आपसे आपकी लाइफ के बारे में ही सवालात किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये इसके जरिए आप आहिस्ता आहिस्ता जो लेवल है वो बढ़ेगा। ठीक है, और फिर क्या एक अहम बात है, यू कांट गिव अ रॉन्ग आंसर रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ व्हाट यू से अबाउट योरसेल्फ। मसलन उसने आपसे पूछा व्हाट आर योर लाइक्स, आप ये नहीं कह सकते आई एम सॉरी आई डोंट नो, यानी अब आपकी जिंदगी की लाइक्स हैं तो आप याद रखें आइट स्पीकिंग पार्ट 1 में आप कभी भी ये नहीं कह सकते आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि भाई ये तो आपकी अपनी लाइफ, वो कहेंगे कि ये इतना ही, मतलब ये किस किस्म का शख्स है, इसको अपना ही पता नहीं है। ठीक है, तो आपका अगर कोई नहीं भी है इंटरेस्ट तो आपके सामने अब ये चीज़ें हैं तो आप ये बना लें आप क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है, दूसरा असेसमेंट क्या होती है, क्रूशली कैसे बेटे वो जज करते हैं आपको, यू विल ओनली बी असेस्ड ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स नॉट ऑन द कंटेंट ऑफ व्हाट यू एक्चुअली से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे आस्क्ड अबाउट यू दैट डू यू हैव अ पेट, क्या आपके घर पालतू जानवर है, तो आपको इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा कि अगर पेट है तो आपको नंबर मिलेंगे, अगर पेट नहीं है तो नंबर नहीं मिले। उनको इससे कंटेंट से कोई नहीं है, आप हाँ करें या ना करें, लेकिन क्या जज करेंगे कि अगर आप यस कह रहे हैं तो क्या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स वो पॉलिश्ड हैं या नहीं है, अगर आप नहीं कह रहे हैं तो फिर भी आपकी स्किल्स पॉलिश्ड हैं या नहीं, यानी उसकी ग्रामर और अल्फाज ठीक हैं या नहीं है। तो यहाँ पे एक और बड़ी अहम चीज़ आपको हौसला मिलना चाहिए क्या, कि इसमें कोई साइंटिफिक जवाब, कोई फलसफी वाला जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप फ्लो के साथ बोल रहे हैं और करेक्ट इंग्लिश में बोल रहे हैं, ठीक है, तो आइट्स जनरल वालों के लिए तो यही चीज़ें काफ़ी होती हैं। ठीक है, फिर जो आइट्स एकेडमिक वाले उन्होंने इसके साथ साथ क्या इंप्रूव करना है, ख़ास तौर पर वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अच्छा, द एग्जामिनर इज नॉट ट्राइंग टू डिस्कवर हाउ इंटेलिजेंट यू आर, ये इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, मैं दोबारा दोहराऊंगा, आइट्स इज इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, इट इज नॉट इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, और वेदर योर आंसर्स आर क्लेवर, दे जस्ट वांट टू हियर यू स्पीक यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, वो बस ये चाहते हैं बेटा कि आप जब यूज़ करें ना इंग्लिश तो वो क्या हो, उसमें कोई मेजर मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, तो अब आप ये याद रखें कि पार्ट 1 में क्या कोशिश करनी है आपने, कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो आपसे ना हो। ठीक है, पहली बात, डोंट गिव वेरी शॉर्ट आंसर्स। मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछे डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, आप कहें यस, बस यस पे, यस आई लाइक रीडिंग बुक्स, आप ये कह के खामोश हो जाएं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एटलीस्ट यू शुड स्पीक 3 to 5 सेंटेंसेस, तो आपको बेटे कम से कम कितने बोलना चाहिए, 3 to 5 सेंटेंसेस। तो सिंगल वर्ड का आंसर नहीं आपने देना, क्योंकि वो चाहते क्या है कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। ठीक है, दूसरा बेटा अहम चीज़ क्या है कि ये भी नहीं है कि आपने एक सवाल रट लिया है बोलते ही चले जाए, डोंट गिव वेरी लॉन्ग आंसर्स, तो आपको ज़्यादा लॉन्ग भी आंसर्स भी नहीं देने, तो ज़्यादा बेटे लेंथी आंसर्स भी आपने नहीं देने। ठीक है, कि आप लोगों से 4 से 5 मिनट होंगे और आम तौर पर वो सवाल जो हैं वो 5, 6, 7, 8 या 10 तक भी वो क्वेश्चंस शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर ना तो ज़्यादा लेंथी जवाब देना है ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट जवाब देना, इतना जवाब दें कि उन्हें ये यकीन आ जाए कि ये बंदा जो बोल रहा है इसको वो चीज़ आती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बहुत अहम चीज़ है, वो क्या है, डोंट मेमोराइज आंसर्स। यहाँ पे एक अहम बात है कि आप लोग कहते हैं कि अगर तो हम याद करते हैं, कहते हैं मेमोराइज ना करें, अगर हम नहीं याद करते तो फिर जहन में कोई आइडिया आता ही नहीं है। अब आपने काम क्या करना है, आपने बेटे कैसे बोलना है, नेचुरली बोलने की कोशिश करनी है। इसका तरीका सिंपल सा है, जो कुछ आप बोल रहे हो अगर आपको उसका मीनिंग आता है तो ये रट्टे में शुमार नहीं होता। फर्ज करें आपको स्पीकिंग आइट्स के बारे में सारी समझ है लेकिन याद कुछ नहीं है, मुझे बताएं को फायदा है इसका, समझ सारी है लेकिन याद कुछ नहीं है,
तो असल जो हम कहते हैं ना रट्टा ना लगाएं, रट्टा ना लगाएं का मतलब ये है बगैर सोचे समझे आप कुछ भी याद ना। मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज नहीं करेंगे तो आपको याद कहां से रहेगा, बोलेंगे आप कैसे। वोकैबुलरी सारी की सारी क्या है, मेमोरी है। अगर आपको मेमोरी, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये ना हो सवाल गंदम जवाब चना, आप बोलते ही चले जाएं कि सवाल उसने पूछा भी नहीं है, लेकिन आप बेसिक चीज़ों को याद करें और फिर उस सवाल को नेचुरल वे में यूज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो उसके मैं डिफरेंट तरीके भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, डोंट ओवर थिंक आंसर्स, बहुत ज्यादा फलसफियाना जवाब आप ना दें, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो डोंट ओवर थिंक, ज्यादा ना सोचें कि उसने जो सवाल पूछ लिया है, कोशिश करें नॉर्मल क्वेश्चन लेके उसको आप आंसर करने की कोशिश करें नेचुरल फ्लो के साथ, ठीक है। फिर एक बात जहन में रखें, डोंट फ्रीज इफ यू गेट अनयूजुअल क्वेश्चन। अनयूजुअल क्या होता है, जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, या ऐसा सवाल जिसको सुन के आप कहें ये क्या सवाल हुआ, ठीक है। तो आपने आइट्स में एक लफ्ज ही बस याद रखें, एक फिक्रा, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन आइल्स, बी इट आइल्स स्पीकिंग, बी इट आइल्स रीडिंग, बी इट आइल्स राइटिंग, एनी वे एनी इन एनी पेपर क्या करें, जहनी तौर पर क्या तैयार रहें कि कुछ भी आ सकता है, यानी अनएक्सपेक्टेड पेपर आ सकता है। अगर आप जहनी तौर पर पहले ही तैयार होंगे तो फिर आपको इस तरह से ये फील नहीं होगा, ठीक है। वो कहता है अगर कोई अनयूजुअल किस्म का सवाल आ जाए तो इस पर मैंने डिटेल्ड लेक्चर भी दिया है कि हाउ टू से नो। सिर्फ ये नहीं कह देना सॉरी आई डोंट नो, बल्कि आप उसको लेंथी वे में बेटे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो आपने देखने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं व्हाट डू यू थिंक ऑफ रोबोट्स, सपोज यू हैवंट प्रिपेयर्ड दिस क्वेश्चन, आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया, तो आप इसको किस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रॉपर वे है, प्रॉपर इसका डिटेल्ड लेक्चर है जिसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि जो बात आपको नहीं आती आइट्स में तो वो ना कहने का क्या तरीका है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं, मैं आपको वैसे शॉर्ट सा बता देता हूं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ रोबोट्स, आप कहें वेल दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट, but it would be a really interesting things that robots they may overpower our world. I mean there might be robot teachers, there might be robot students, you could say that in the future. I don't know what would happen. अब देखें मैंने कोई फलसफियाना जवाब नहीं दिया, एवं ही बात ही कर दी कि मुझे पता नहीं रोबोट का ऐसे होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत आला जवाब दें, बस कुछ ना कुछ उस बारे में क्या करें, बोल दें, बस 3 से 5 लाइनें बस उस बारे में कुछ ना कुछ बोल दें, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें फोकस करनी है। अब एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आप क्या अपना सकते हैं, उसमें पहली चीज़ बेटे क्या है, आंसर लेंथ। तो कोशिश करें आप 3 से 5 सेंटेंसेस हो जाएं, ठीक है। और मिनिमम क्या है, 2 से 3 तो कम से कम हो ही हो, ठीक है। तो आप अपना टारगेट रखें कि भाई 3 फिक्रे लाजमी जवाब में आपने बोलने की कोशिश करनी है, ठीक है। दूसरा, रूल फॉर डेवलपिंग आंसर्स, ठीक है। अब आप क्या करें, ग्रेट रूल इज टू आंसर द क्वेश्चन एंड ऐड एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपसे उसने सिंपल क्या पूछा है बेटा, डू यू लाइक रीडिंग। अब आप इसमें क्या ऐड कर दें, वाई डू यू लाइक रीडिंग, व्हेन डू यू लाइक टू रीड, सिंस व्हेन यू हैव बीन रीडिंग, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स रिलेटेड टू रीडिंग। अब पूछा नहीं था उसने, क्या किया आप उसको डिटेल में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस पर भी मैंने डिटेल लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि आइट स्पीकिंग पार्ट 1 में हम कैसे लेंथी आंसर्स दे सकते हैं। यहां पर भी हम उसको थोड़ा सा 7 तरीके जो हैं वो डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर आपसे अगर पूछता है डू यू लाइक म्यूजिक, तो आप सिंपल क्या कहते हैं, यस आई डू। अब ये जवाब ठीक है लेकिन काफी नहीं है, यू हैव टू स्पीक एटलीस्ट 3 sentences। मसलन आपने क्या कहा, yes I do, since my childhood I have been listening to music and I was given music classes at school as well, although I am not a good singer but I am interested in listening to the music and I love Punjabi music and that stuff। तो अब आपने पूछा नहीं था उसने ये सारी चीजें, उसने तो सिंपल क्या पूछा था कि do you like music और नॉट, बात समझ रहे ना। तो आप उस हवाले से कुछ भी बेटा बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट, ये बहुत बहुत अहम चीज है, हमने कई तरीके पढ़ चुके हैं कि
अगर आपने अपनी बात को लेंथी बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसमें से बेटे 7 तरीके यहाँ पर इजाफी उस लेक्चर के साथ आप ये भी अपने जहन में रखें, ठीक है, कि आपके पास अच्छी वोकैबुलरी है, आपके पास अच्छे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, तो आप डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए, हाउ ऑफन डू यू सोशलाइज विद फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों से कितनी मर्तबा मिलते हैं, ठीक है, तो इसको हम कैसे लेंथी जवाब दे सकते हैं बेटे। पहला जवाब क्या हो सकता है, एक्सप्लेनेशन, एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूजिंग कनेक्टिव वर्ड्स लाइक बिकॉज। मिसाल के तौर पर आप इसका कोई जवाब देना चाहेगा, हाउ ऑफन डू यू सोशलाइज विद फ्रेंड्स, ठीक है, आप कह सकते हैं आई मीट माई फ्रेंड्स वीकली because I am busy with my own routine. I have a hectic routine and I just find some time on Sunday. तो अब आपने यहाँ पे क्या किया है, उसने पूछा नहीं था है क्यों, लेकिन मैंने खुद ही अपनी तरफ से इस बात को, उसने तो बस ये पूछा था कितनी मरतबा मिलते हैं, आप ये कह के चुप हो जाएं, आई मीट माई फ्रेंड्स वीकली, मैं हफ्ते में 1 दफ़ा मिलता हूँ, तो बात ये गलत तो नहीं है ना, लेकिन अब आपने बात एक्सप्लेन करें पूरा, मींस बिकॉज का जवाब दें, ठीक है बेटा, एक तो ये तरीका। दूसरा क्या करें, कंबाइंड डिटेल्स, जो 2 फिक्रे हैं उनको आपस में एंड वगैरह लगाकर आप उसको क्या कर दें, जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है, कि आप ये कह दें कि आई हैव डिफरेंट फ्रेंड सर्कल, आई हैव माई कोलीग्स एट कॉलेज, आई डू हैव माई स्ट्रीट फेलोज, I do have my class fellows company, I do have a badminton club। तो अब मेरे डिफरेंट फ्रेंड्स हैं, तो आप एक को क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तीसरी चीज है एग्जाम्पल्स, किसी भी चीज को अगर लेंथी बनाना है तो क्या करें, उस चीज की एग्जाम्पल देना शुरू कर दें, ठीक है, जैसे आई मीट माई फ्रेंड्स weekly and especially on Sundays. Last Sunday we really enjoyed because one of our friends from England was also the part of our gathering. तो अब आप यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मिसाल देने कि जो पिछले हफ्ते हमारे गैदरिंग ना बड़ा इसमें हमें मज़ा आया। अब किसी को ज़रूरी नहीं है कि कौन पूछेगा कौन आया था क्या नहीं है, लेकिन आपने कैसे बात बताई, मिसाल देकर, वो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आ रही समझ के नहीं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, ये बहुत अहम लफ्ज़ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई काम बेटे कितनी मर्तबा आप सरंजाम देते हैं, ठीक है। यूज वर्ड्स एक्सप्रेसिंग हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, ये लफ्ज़ आप बेटे अच्छी तरह याद कर लें, तकरीबन स्पीकिंग पार्ट 1 के हर जवाब में आप इसको यूज कर सकते हैं, बड़े काम के अल्फाज है। मसलन आप ये कहें आई ऑलवेज मीट माई फ्रेंड्स ऑलमोस्ट एवरी डे, कि भाई मैं हमेशा अपने दोस्तों को लाजमी मिलता हूं, रूटीन चाहे जो भी हो। अच्छा आगे, आई यूजुअली मीट माई फ्रेंड्स ऑन वीकेंड्स, यूजुअली का मतलब क्या, आमतौर पर। ऑफन का मतलब क्या है, अक्सर। समटाइम्स, बाज़ औक़ात। रेयरली क्या होता है, शाज़ो नादर, बहुत कम, ठीक है। तो आप इसमें मिसाल दे सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कब मिलते हैं, यानी आप कैसे बताएंगे, फ्रीक्वेंसी, उस चीज़ को बताएं कितनी मरतबा आप ये काम करते हैं। नेक्स्ट बेटे तरीकाकार क्या है, कंट्रास्ट। तो लफ्ज़ से ही बात जाहिर है कि पूछा एक बात गई है, आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, दूसरी बात को अटैच कर सकते हैं, ठीक है, उसका कंट्रास्ट आप बता सकते हैं। किन अल्फाज से, बट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें, ऑल्दो का वर्ड इस्तेमाल कर लें, हाउएवर का वर्ड आप इस्तेमाल करके उसके ऑपोजिट बात इस्तेमाल, अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि आई सोशलाइज विद माई फ्रेंड्स मंथली बट रेयरली ऑन अ संडे, हम मिलते ज़रूर है महीने में 1 मरतबा, लेकिन संडे वाले दिन किसी से भी नहीं मिलते। तो अब पूछा नहीं था उसने कि आप संडे को करते क्या हैं, नहीं मिलते हैं या क्या, आपने क्या किया, ये ऑपोजिट आइडिया जो है वो खुद कंट्रास्ट के तौर पर बता दी। ये इसका और सादा तरीका भी है, पूछा आपसे कुछ गया हो, आप ऑपोजिट बात बता दें, ठीक है। तो ये भी एक ज़बरदस्त किस्म का तरीकाकार है। जैसे मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछे डू यू लाइक स्पोर्ट्स,
आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स बाय बट माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, आई लव रीडिंग बुक्स। अब बात क्या पूछी थी, बात तो उसने पूछी थी स्पोर्ट्स की। आपने अब ये जवाब गलत नहीं है बेटा, क्यों? क्योंकि आपने पहले स्पोर्ट्स की बात की है कि नहीं स्पोर्ट्स है पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट भाई इसमें नहीं है बल्कि दूसरी तरफ है। आपने यहां पे क्या टेक्निक इस्तेमाल की, कंट्रास्ट। अब यहां पे वो काम आता है, कुछ जवाब जो आपने याद किए होंगे ना, आप सवाल को खींच के उस तरफ ले आए, यानी पूछा नहीं था उसने लेकिन क्या करें, वो चीज तो आपको याद है ना, तो आप उसको उन आंसर्स के साथ खुद अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों ने याद किया हुआ है, आई बिलोंग टू द ओलंपिक सिटी ऑफ गोजरा दैट इज नॉट ओनली फेमस फॉर इट्स फूड आइटम्स बट आल्सो फॉर इट्स हॉकी। आपने ये चीज याद की हुई है सपोज। ठीक है, तो अब आपसे कोई क्वेश्चन जो है वो कर लेता है, डू यू प्लान टू मूव, क्या आपका प्लान है यहां से जाने का? तो आप क्या कह सकते हैं, वेल नो आई हैव नो प्लान्स टू मूव बिकॉज आई लव माई होम टाउन, बिकॉज इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी होम टाउन, इट्स नॉट ओनली फेमस फॉर। अब आपने याद वो पहले ही क्या किया हुआ था, याद शुदा चीज को आप क्या करेंगे इसमें ऐड, गैर महसूस तरीके से उस चीज को आप नेचुरली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक लगी समझ। पांचवा बेटे ये नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, पास्ट कंपैरिजंस। ये भी बड़ी मजे की बात है कि आपसे उसने सवाल पूछा था कि अब जैसे मैंने भी आपको मिसाल दी, आप अपने माजी के तजर्बे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मसलन वो कहता है डू यू सोशलाइज विद योर फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं वेल not these days because life has become so hectic but I used to socialize very much when I was at college। अब उसने पूछा नहीं था ये कि आप कॉलेज में क्या कर, अब आपने बात को भला कैसे बढ़ाया कि इसी बात का आपने माजी के साथ कंपैरिजन कर दिया। जैसे अभी मैंने स्पोर्ट्स की बात की थी, वो आपसे पूछता है डू यू लाइक स्पोर्ट्स, तो आप कहें नॉट रियली, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स बट व्हेन आई वाज एट स्कूल वंस आई बिकेम द चैंपियन ऑफ बैडमिंटन एट माय स्कूल। ठीक है, एंड आई स्पेंट होल ऑफ माय डे इन प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड प्लेइंग बैडमिंटन। तो अब की बात थी, सवाल प्रेजेंट का था लेकिन आपने कैसे कर दिया उसको कंपैरिजन के साथ नेक्स्ट जगह पर ले गए। बेटे ये आप टेक्निक्स याद रखें, इसको बार बार यूज करें। ठीक है, फ्यूचर क्या है, कंपेयर द प्रेजेंट टू व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। यही मिसाल दोबारा ले लें आप, डू यू लाइक स्पोर्ट्स, तो आप कैन नो आई डोंट रियली लाइक स्पोर्ट्स बट इन द फ्यूचर आई फील दैट स्पोर्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, आई माइट बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग स्नूकर और बैडमिंटन, हु नोज। यानी आप अपना फ्यूचर प्लान के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, कि कोई नहीं जानता कि आप क्या हो सकता है। जैसे वो पूछता हाउ ऑफन यू सोशलाइज विद योर फ्रेंड्स, तो आप क्या है सोशलाइज विद माई फ्रेंड्स वीकली बट आई थिंक दैट इन द कमिंग डेज बिकॉज लाइफ इज बिकमिंग मोर हेक्टिक आई माइट नॉट बी एबल टू मीट दैम वीकली, आई माइट मीट दैम मंथली, तो मैं उन्हें शायद मंथली मिलूंगा। ठीक है, तो आप इस बात को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेटे इस तरह से आप अपने सिंपल सेंटेंस को ऐड, इसमें चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चौथा बेटे तरीका बड़ा ही अहम, बड़ा आसान, वो है पैराफ्रेजिंग, यानी ऐसा फिक्रा। बेटे सिनोनिम होता है ना, एक लफ्ज चेंज कर दें, पैराफ्रेज है पूरा सेंटेंस आप चेंज कर दें, मीनिंग सेम रहे, अल्फाज उसके बदल जाएं। ठीक है, द एग्जामिनर विल बी इंप्रेस्ड इफ यू कैन पैराफ्रेज देयर क्वेश्चन। जैसे मसला मैंने पूछा डू यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, अगर आप इसके जवाब में कहते हैं इफ यू आस्क मी अबाउट स्पोर्ट्स आई रियली लव क्रिकेट। अब उसने क्या पूछा था, डू यू लाइक स्पोर्ट, अगर आप आगे से जवाब देते हैं यस आई लाइक क्रिकेट, तो इसमें आपने पैराफ्रेज नहीं किया। ठीक है, अगर उसने कहा डू यू लाइक क्रिकेट, आप कहें एज पर एज माई इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स हैज कंसर्न, उसने लाइक का लफ्ज इस्तेमाल किया था, आपने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, इंटरेस्ट का। वो इंप्रेस होगा कि अच्छा इसको ये पता है कि इसने एन सवाल वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इसने इस तरह से इसको एक्सप्लेन
किया है, ठीक है। तो इसको बेटे आप ये देखें, सिनोनिम आपको आने चाहिए। आप देखें दो टारगेट हैं, अगर तो एक लफ्ज चेंज कर सकते हैं, जैसे लाइक इस्तेमाल किया है, आप उसको आपने चेंज कर दिया, एक लफ्ज चेंज कर सकते हैं तो एक कर दें चेंज, पूरा सेंटेंस चेंज कर सकते हैं तो सेंटेंस, कुछ ना कुछ लाजमी कोशिश करें उसके सवाल में से चेंज कर दें, ठीक है। पर ये ना हो सवाल गंदम जवाब चना, सारा सवाल ना चेंज कर दो, यानी उसमें मीनिंग सेम रहेगा, लफ्ज चेंज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं चेंज करना। उसके बाद बेटे पांचवा बहुत अहम है, हैंडलिंग अनयूजुअल क्वेश्चन। ये मैंने अभी आपको इसकी मिसाल से पहले भी समझा चुका हूं कि आपने परेशान नहीं होना अनयूजुअल क्वेश्चन से, तो आपने उनको कहना फ्रैंकली आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। जैसे मसलन आपसे ये पूछ लेता, व्हाट डू यू थिंक दैट इज द फ्यूचर ऑफ एआई, आप कहें वेल आई हैव नेवर थॉट अबाउट एआई एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, बट आई एक्सपेक्ट दैट there are more devices being invented every day almost, so who knows, the life would completely change after few years। देखिए मैंने कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं बोली, आपने सिर्फ ये बात की कि मुझे पता कोई नहीं क्या है, लेकिन इतना तो पता है कि चीज़ें क्या हो सकती हैं बेटा, चेंज हो सकती हैं। तो इसमें भी क्या फार्मूला है कि आपने खामोश नहीं होना बल्कि कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करनी है। और आखिरी बात इसमें बेटे क्या याद रखें, मैनेज नर्व्स। तो आपने परेशान नहीं होना इसमें, अगर आपको शुरू में कंफ्यूजन हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, ठीक है, तो आप क्या करें, ट्राई टू रिलैक्स करने की कोशिश करें, और डीप ब्रेथ्स यानी लंबे लंबे सांस जो हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उनमें ये बात याद रखें, हर बंदा ये बात अंडरस्टैंड करता है कि जब भी आपका टेस्ट लिया जाएगा ना, यू विल फील कंफ्यूज्ड, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होना ये क्या है, इट्स टोटली नेचुरल। वो ओके बेटा, तो आप अपनी नर्व्स को मैनेज करें, परेशान नहीं होना, लंबे सांस ले सकते हैं, यू कैन टेक अ सेकंड, आप उन्हें कह भी सकते हैं, ठीक है, कैन आई हैव सम सेकंड्स, एक बात। दूसरा, आप बहुत घबरा गए हैं और अल्फाज जो हैं वो आपने गलत बोल दिए हैं, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कैन आई रिपीट द आंसर, या कैन आई रीफ्रेज दैट। तो आप ये कहकर उसको क्या कर सकें, रीफ्रेज कर सकते हैं, यानी बोलना है कुछ, खामोश आपने नहीं रहना। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट फोकस। तो आइल्स स्पीकिंग में आपने इन चीज़ों को फोकस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इसमें आइल्स स्पीकिंग के हवाले से मैं इन क्वेश्चन के आंसर जो है